हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नोट ऑन टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली पहले हम कम्युनिकेशन समझते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? जो एक मैसेज एक सेंडर से रिसीवर तक मैसेज को पहुंचाना, दिस इज बेसिकली कम्युनिकेशन। कि मैं अभी आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप उसको सुन रहे हो, सो बेसिकली दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। आप मेरे को वो चीज़ वापस से उसका अगर आप मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, सो बेसिकली हम दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बिल्डअप हो जाएगा कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूं थ्रू वीडियो एंड आप मेरे को वापस से रिटर्न कर रहे हो थ्रू कमेंट्स। अब टू वे कम्युनिकेशन का मतलब टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जब मैं आपको कुछ चीज डायरेक्टली नहीं बता रहा हूं, दैट इज टू स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, जब ये एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है तो एडवर्टाइजमेंट में कैसे यूज होता है कि पहले मास मीडिया ओपिनियन लीडर्स को बताता है और फिर जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो पब्लिक को बताते हैं। तो यहाँ पे जो मास मीडिया है वो बेसिकली कभी कंपनी भी हो सकती है। तो कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है टू ओपिनियन लीडर्स। अब ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक को बिकॉज दे हैव द एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। किसी के पास में कार की एक्सपर्टीज होती है, किसी के पास में IT की एक्सपर्टीज होती है, किसी के पास में फूड से रिलेटेड एक्सपर्टीज होती है। सो बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों के पास में एक्सपर्टीज होती है, तो वो उस चीज में ओपिनियन लीडर्स बन जाते हैं और वो एज एन इन्फ्लुएंसर लोगों को प्रमोट करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें। उसके रीजंस बताते हैं कि इसमें क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या प्राइस है इसका, क्यों परचेज करना चाहिए। सो बेसिकली मास मीडिया इज द मीडिया हाउस जो कि आपको कन्वे करेगा टू ओपिनियन लीडर्स और फिर ओपिनियन लीडर्स बताएंगे पब्लिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केट पोजीशन और मार्केटिंग पोजीशन। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको आपको एक पर्टिकुलर प्लेस में पोजीशन करना होता है ताकि उसी तरीके के लोग उसको परचेज करें। मतलब क्या है कि जैसे इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो आपका कस्टमर तो इंडिया में ही, कस्टमर बेस इंडिया में ही ऑलरेडी बहुत बड़ा है। बट इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्राइस सेंसिटिव होते हैं कि उनको चीज़ सस्ती से सस्ती चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लग्जरी और प्रीमियम चीज़ें चाहिए, तो उनको महंगी चीज़ें चाहिए। सो बेसिकली 140 करोड़ लोग जो हैं उसमें हर इंसान की अलग अलग ख्वाहिश होती है कि अलग, मेरे को कुछ अलग चीज़ पसंद है, मेरे को अलग प्राइस बैंड पसंद है, मेरे को अलग तरीके का कैटलॉग्स पसंद है, अलग तरीके का लाइफस्टाइल पसंद है। तो सबके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है और फिर उस टारगेट कस्टमर के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम iOS की बात करेंगे, आईफोन की बात करेंगे, तो यूजुअली वो आईफोन जो होते हैं उनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है, मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि हर इंसान यूज कर पा रहा है। बट पहले हम क्या देखते थे कि कुछ लोग वो एकदम प्रीमियम लाइफस्टाइल का वो बन गया था सिंबल कि अगर किसी के पास में आईफोन है तो मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस है, बहुत अमीर इंसान है, तो आपका स्टेटस दिखाता था। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि आईफोन ने भी अपने प्राइसेस को गिरा दिया है और लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से वो उसको परचेज कर पाते हैं। सो बेसिकली पोजिशनिंग क्या है कि आप क्या चाहते हो कि किस तरीके के कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। अगर आप चाहते हो कि मास मीडिया में मास में या फिर ज़्यादा नंबर में लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, तो आप उसका प्राइस थोड़ा सा कम रखोगे। जैसे कि हम ओप्पो में, वीवो में, MI में देखते हैं, ये बजट फोन्स निकालते हैं। तो बजट फोन्स क्या होता है? मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं उनके फ्लैगशिप मॉडल, जैसे आप सैमसंग, वन प्लस, आईफोन, इन सबके फ्लैगशिप मॉडल्स देखोगे जो कि वो प्लेस करते हैं 40-50,000 के ऊपर, ताकि बेसिकली वो बजट फोन से आउट हो जाता है और उसमें कुछ 1-2 एक्स्ट्रा फीचर दे देते हैं जो कि उनको प्रीमियम लुक दे देता है या फिर उनका स्टेटस सिंबल बन जाता है वो चीज़। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैंपेन प्लानिंग। अब कैंपेन क्या होता है? जब बेसिकली आप एडवर्टीजमेंट जब करने जाते हो तो वो उसके लिए आप एक पूरा का पूरा कैंपेन तैयार करते हो। जैसे मान लीजिए कि बुलेट है, बुलेट अपना रोड शो निकाल रही है, तो बेसिकली उनका रोड शो निकालना मतलब क्या है? ऑब्वियसली वो रोड पे निकलेंगे तो लोग उनकी गाड़ियां देखेंगे, और जब वो एक पूरी रैली निकालेंगे जिसमें 100-200 बुलेट्स होंगी, 100-200 लोग होंगे, तो वो वहाँ पे उनके मर्चेंडाइज भी देखेंगे प्लस उनके प्रोडक्ट्स भी देखेंगे। तो दिस इज बेसिकली अ कैंपेन। अब आप कैंपेन की प्लानिंग कैसे करते हो? पहला चीज, जब भी आप किसी चीज की प्लानिंग करते हो तो आप उसका ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि आप वो कैंपेन करना क्यों चाहते हो। क्या वो रैली में जाके अपने बाइक्स को सेल करना चाहते हैं? क्या वो किसी चौराहे पे खड़े हो जाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने लाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। बट वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं अमंग द मार्केट कि बेसिकली वो लोग बताना चाहते हैं कि इस तरीके का प्रोडक्ट है मार्केट में, इतनी सारी वैरायटीज हैं हमारे पास में। जैसे बुलेट हम देखते हैं तो एक लोगों के दिमाग में शायद एक हिमालयन आ जाती होगी, तो उस
उससे अलग हटके भी उनके पास में जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसको शोकेस करने के लिए वो बाहर निकलें, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बाहर निकलें, और प्लस वो लोग कोई ना कोई एक सोशल इशू या सोशल टॉपिक ले लेते हैं जिसके अगेंस्ट वो लोग अपनी कैंपेनिंग भी करते हैं। तो अब ये प्लानिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, आपको फिर अपना बजट बनाना पड़ेगा कि आप इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर कितना पैसा खर्च करना चाहते हो। अब वो कैंपेन रोड शो के फॉर्म में भी हो सकता है, वो कैंपेन सोशल मीडिया के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कस्टमर बेस डिसाइड करो और उस कस्टमर बेस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर कैटेगरी डिसाइड करो, फिर अपना बजट डिसाइड करो और फिर एट द एंड उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपने जो कैंपेन किया, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए अपने कैंपेन में खर्च कर दिए, बट उसके बाद आपको उससे क्या फायदा हुआ, क्या आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़े, क्या आपके वेबसाइट विजिट इंक्रीज हुई, क्या लोग आपके पास में प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करने हैं। तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि आपको आपकी कंपनी को मॉनेटरी वैल्यू में क्या फायदा हुआ उस चीज़ से। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम बहुत बार एड्रेस भी कर चुके हैं। मार्केटिंग एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म हो जाता है, सेल्स एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सेल्स क्या है, आप किसी दुकान पे गए, वहाँ पे एक सेल्स पर्सन खड़ा हुआ था, आपने उससे प्रोडक्ट के बारे में पूछा कि 100 एंड 100 प्रोडक्ट मेरे को परचेज करना है, उसने आपको प्रोडक्ट निकाल के दिया, उसका प्राइस बताया, उसके फीचर्स बताए, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम उसने आपको वो बेच दिया। दिस इज बेसिकली सेल्स। बट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मार्केटिंग में क्या होता है, सबसे पहले एज अ कंपनी आप आइडेंटिफाई करते हो कि लोगों को क्या चाहिए। देखो पहले ऐसा होता था कि कंपनी जो बेचती थी वो कस्टमर खरीदता था। नाउ कस्टमर इज द किंग, जो कस्टमर चाहता है कंपनी वो बनाकर उनको देती है। सो मार्केटिंग का पहला स्टेप हो जाता है आइडेंटिफिकेशन से कि व्हाट डज द मार्केट वांट। उसके बाद फिर आप उसको डिजाइन करते हो और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आप फोकस करते हो कि अभी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, एग्जिस्टिंग मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में उसको आप लोगों के बीच में अगेन अवेयरनेस क्रिएट करते हो। आप पहली एडवर्टीजमेंट में ये नहीं बोलोगे कि आप आके मेरा प्रोडक्ट परचेज करो, आप पहली एडवर्टीजमेंट में ये बोलोगे कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो आप आके इसको गो थ्रू करो, आप मेरी वेबसाइट चेक करो, आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज चेक करो, आप मेरा यूट्यूब का वीडियोस चेक करो, ताकि आप समझो मेरे प्रोडक्ट के बारे में। और उसके बाद वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट करते हैं। सो दैट देयर कम्स द सेल्स पार्ट कि आप अपने प्रोडक्ट को आप बाहर कैसे निकालोगे, अपनी इन्वेंट्री को बाहर कैसे करोगे। और उसके बाद जब आपने एक बार प्रोडक्ट को सेल कर दिया है, उसके बाद आपको कस्टमर सेल्स आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी देनी, बेसिकली जिसको हम कस्टमर सर्विस बोलते हैं, ताकि आपने जो एक बार प्रोडक्ट बेच दिया है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आपको पता चलना चाहिए, प्लस आप उस कस्टमर को रिटेन कर पाओ, इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन भी आप पास ऑन करते हो ताकि वो लोग समझ जाएं कि चलो एक बार गलती हो गई बट एट द सेम टाइम उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी दिया है। Coming on to the last question, role of creative strategies. Now this is very important nowadays कि आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, जो आपके कंपटीशन है उनसे आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आपने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है जो कि ज़्यादा लोगों को लग रही थी कि हाँ ये इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, आपने अगर वो सॉल्व कर दिया तो आप लोगों को बताओ कि हाँ हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जैसे कि आप एयरटेल की ऐड देखते होगे तो एयरटेल की ऐड में उन्होंने अपना फीचर लेके आया है कि सबसे तेज़ इंटरनेट है ना, तो वो लड़की हर इंसान के पास जाके बता रही है कि भाई हमारे पास हमारा इंटरनेट जो है वो सबसे तेज़ इंटरनेट है, तो वो उनका फीचर बन गया, उनकी यूएसपी बन गई। तो हर कंपनी अपनी यूएसपी को सेल करने की कोशिश करती है और उसके बाद में वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि लोगों में लोगों को इसके अलावा क्या चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, और प्लस क्रिएटिविटी बनाएं ताकि वो जो जैसे अगर टेलीविजन पे कोई ऐड आ रही है तो वो 30 सेकंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट की होगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उसको आई कैची बनाना चाहते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको रिटेन कर पाएँ। बार बार आप दिखाओगे उस ऐड को ताकि वो कस्टमर के टॉप ऑफ द माइंड पे बैठ जाए। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो सबसे पहले उस ब्रांड का नाम मेरे ऊपर आना चाहिए, मेरे दिमाग में सबसे ऊपर वो कंपनी बैठ जानी चाहिए। So these are the 5 important questions. I hope you understood all these 5 questions and thank you for watching the video.